नमस्कार फिजियोज वॉयलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आपके ऐसे ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, activities such as health promotion designed to prevent disease in at risk population are called। तो वो एक्टिविटीज़ जो हेल्थ को प्रमोट करती है, डिज़ाइन टू प्रिवेंट डिजीज़, ठीक है, जो डिज़ाइन की जाती है वो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमें बीमारी से बचाए, प्रिवेंट डिजीज़ इन एट रिस्क population are called primary prevention, B secondary prevention, C tertiary prevention, D health prevention। So answer here is जो हमें बीमारी से जो बचाती है वो होती है शुरू में, जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इस पॉपुलेशन में अगर किसी एक बीमारी को प्रिवेंट करना है तो वो कौन सी प्रिवेंशन होगी? वो होगी हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन। देखो कैसे प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? पीएचसी, ठीक है। देखो आप जो शहर में रहते हैं, अर्बन एरिया में, वहाँ पीएचसी नहीं होती। पीएचसी विलेजेस में होते हैं, छोटे छोटे गांव में होती हैं पीएचसीज, ठीक है। फिर होता है सीएचसी, जो कि जैसे कि कुछ गांव होते हैं, जैसे 50-52 गांव होते हैं, उनकी एक सीएचसी होना, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। पीएचसी का मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी का मीन्स है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एंड टर्सरी जो है जो वो मिलेगी आपको डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की है ये क्या है? टर्सरी प्रिवेंशन है, ठीक है। तो ये सारी ही क्या है? हमारी तीनों की तीनों हेल्थ प्रिवेंशन है। तो इससे ये पीएचसी हमारी फर्स्ट प्रिवेंशन कैसे है? प्राइमरी प्रिवेंशन। देखो जैसे ही कोई बीमारी होती है तो ज़रूरी नहीं होता कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल ही बीमारियों को होल्ड करता है, नहीं। जैसे ही हमारे जो अधिकारीज होते हैं ये क्या करते हैं, एक प्लान कर देते हैं कि इस टाइम पे ये वैक्सीन लगनी है, इतने महीने में ये वैक्सीन लगनी। तो आप देखो कि गाँव में पहले बच्चे जो होते थे वो बिना वैक्सीन के रह जाते थे। तो फिर क्या हुआ कि पीएचसीज में अब इनका बच्चों का रिकॉर्ड होने लग गया। गांव के जितने भी बच्चे होते हैं उनका कितने बजे कितने समय पे कौन सी वैक्सीन लगनी होती है, ये वही बता रहे हैं कि प्राइमरी जो वो एक्टिविटीज़ जो हेल्थ को प्रमोट करें एंड डिज़ाइन टू प्रिवेंट डिजीज़ इन एट रिस्क पॉपुलेशन, तो वो होती है हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन गेट डिस्क्रिप्शन द फॉलोइंग आर टेम्पोरल वेरिएबल्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है, गेट का क्वेश्चन है, गेट डिस्क्रिप्शन द फॉलोइंग आर द टेम्पोरल वेरिएबल एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये देखो एक्सेप्ट हो गया, करेक्ट हो गया, ओनली हो गया, ठीक है, और मोस्ट कॉमन, इनकरेक्ट, नॉट यूज फॉर इंडिकेशन, नॉट यूज ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो ये आपको ना क्वेश्चंस में ना ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे एक्सेप्ट हो, करेक्ट हो, ओनली, मोस्ट कॉमन, इनकरेक्ट एंड नॉट यूज ऑफ कॉन्ट्रा। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मीन्स भी यही है कि नॉट यूज, और इन्होंने सेंटेंस में भी ये डाल दिया कि नॉट यूज। तो इन चीज़ों का बड़े अच्छे से ध्यान रखना है क्वेश्चन में। तो ये टेम्पोरल वेरिएबल्स क्या है? देखो ऑप्शन ए डिग्री ऑफ टो आउट, B stance time, C swing time, D step time। So answer here is A
डिग्री ऑफ टो टाइम। देखो कैसे कि जो डिग्री ऑफ टो आउट होता है वो वन ऑफ द डिस्टेंस वेरिएबल्स होता है। क्या होता है? डिस्टेंस क्योंकि रेस्ट अदर्स आर टेम्पोरल वेरिएबल इन डिस्क्रिप्शन ऑफ गेट। ठीक है, देखो डिग्री ऑफ टो आउट क्या होता है? डिस्टेंस वेरिएबल। और टेम्पोरल वेरिएबल क्या होता है? टेम्पोरल वेरिएबल होता है जब हमारा फुट रेस्ट में होता है तब हमारा क्या होता है? टेम्पोरल वेरिएबल। और जब डिग्री ऑफ टो आउट, जब टो बाहर निकलता है तो वो हमारा क्या करता है? डिस्टेंस वेरिएबल कर। तो हमें एक्सेप्ट बताना था। ठीक है, तो क्या बताना था हमें इस क्वेश्चन में? एक्सेप्ट। तो डिग्री टो आउट क्या है? डिस्टेंस वेरिएबल है। स्टांस टाइम, स्विंग टाइम एंड स्टेप टाइम हमारा क्या है? टेम्पोरल वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है मेजरमेंट ऑफ क्रच इंक्लूड ब्लैंक ऑफ एल्बो फ्लेक्शन। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको ना ज़रूर देखने को मिल जाएंगे एम्स में, और ये ना घूम फिर के एम्स में ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम। तो मेजरमेंट ऑफ एल्बो क्रच इंक्लूड ब्लैंक ऑफ एल्बो फ्लेक्शन। सो ऑप्शन ए 10 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 25 डिग्री, डी 35 डिग्री। सो आंसर हेयर इज बी। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे? मेजरमेंट ऑफ क्रच इंक्लूड 15 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन। और ये पहले भी आ चुका है एम्स में। ठीक है, तो ये क्रच की जो जितने भी एंगल हैं, डिग्री हैं, ये ज़रूर आप पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलो देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा और कुछ भी मैं आपको बताती हूँ। देखो जो एल्बो क्रच है, एल्बो क्रच, इसकी लेंथ मेजरमेंट भी आ सकती है। ठीक है, लेंथ इज़ यूजली मेजर विद द पेशेंट लेइंग विद शूज़ ऑन। ठीक है, देखो इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको मेजरमेंट। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे? एक तो पेशेंट क्या होगा? लेइंग पोजीशन पे होगा, और शूज़ ऑन हो गए, मतलब शूज़ पहनेगा। ठीक है, पहने हुए होगा। एल्बो हैज़ टू बी अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री फ्लेक्स्ड। ठीक है, और एल्बो कितनी डिग्री फ्लेक्स होगी? 15 डिग्री। तो मेजरमेंट शुड बी फ्रॉम द, मेजरमेंट कहाँ से लेंगे हम? अल्नर स्टाइलॉइड टू ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर lateral to the heel of the shoes। ठीक है, देखो पेशेंट क्या होता है? पेशेंट लेटा हुआ होना चाहिए, शूज़ पहने हुए होने चाहिए, 15 डिग्री फ्लेक्स होना चाहिए। और कहाँ से इसके मेजरमेंट लेंगे? ये आ सकता है अल्नर स्टाइलॉइड टू ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील ऑफ द शूज़। और इसमें कौन सी मसल एफिशिएंटली वर्क करेगी? ठीक है, कौन सी मसल सबसे ज़्यादा वर्क करेगी एफिशिएंटली? वो करेगी ट्राइसेप्स मसल्स। कौन सी मसल करेगी? ट्राइसेप्स मसल्स वर्क एफिशिएंटली। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर ए करेक्ट स्टिक लेंथ, ठीक है, करेक्ट स्टिक लेंथ द एल्बो शुड बी केप्ट इन।
ऑप्शन ए 10 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, ऑप्शन बी 15 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, सी 5 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन एंड डी एक्सटेंशन। सो आंसर हेयर इज 15 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन। ठीक है, ए करेक्ट स्टिक लेंथ, द एल्बो शुड बी केप्ट इन 50 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, 15 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन शुड बी अटेन वाइल मेजरिंग द स्टिक लेंथ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ब्लैंक क्रचेज आर यूज्ड इन आर ए। देखो ये मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने ये आपको क्रचेज करवाए हैं। तो ये पूछ रहा है कि आर ए में कौन सा क्रच यूज होता है, और ऑल्सो नोन एज अर्थराइटिक क्रच। तो इस क्रच को अर्थराइटिक क्रच भी बोला जाता है। तो आंसर ऑप्शन ए एक्सिलरी क्रचेज, बी एल्बो क्रचेज, सी गटर क्रचेज एंड डी बोथ ए एंड बी। सो आंसर हेयर इज गटर क्रचेज। ठीक है, तो जो गटर क्रचेज है ये कौन सी, ये गटर क्रचेज आर यूज्ड इन रेमेटोइड आर्थराइटिस, रेमेटोइड आर्थराइटिस एंड गटर क्रचेज इज ऑल्सो नोन एज आर्थराइटिक क्रचेज। सो इसमें भी जो फोर आर्म रेस्ट रोटेशन जो होती है, फोर आर्म रेस्ट रोटेशन वो होगी आपकी 15 डिग्री टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 6, पार्ट ऑफ द एक्सिलरी क्रच इज यूज टू ट्रांसफर द बॉडी वे टू द ग्राउंड। ठीक है, ब्लैंक पार्ट ऑफ द एक्सिलरी क्रच, हमारी एक्सिलरी क्रच है, यूज टू ट्रांसफर द बॉडी वे टू द ग्राउंड। जो बॉडी का वेट ग्राउंड पे हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? क्या लेटरल अपराइट से, बी हैंड पीस से, सी टेलीस्कोप बार से एंड डी रबर फेरूल से। अगर आप कहीं क्लिनिक पे हैं और एक्सिलरी क्रच हैं आपके पास वहाँ पे, तो आप वो लेके एक बार चल के देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वो वेट किस पार्ट पे पड़ रहा है, तो उससे आपको लंबे समय तक आपको लर्न हो जाएगा। इसका आंसर है यहाँ पे हैंड पीस। जो हमारे एक्सिलरी क्रच के ये हैंड पीस होते हैं, ऊपर ही होते हैं, देखो कुछ ऐसे ही होती हैं एक्सिलरी क्रच। ठीक है, तो ये जो हैंड पीस है, यहाँ पे हमारा बॉडी का वेट पूरा का पूरा आ जाता है, और तब हम अपना गेट मेंटेन करके रखते हैं, तब हम चल पाते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र द बॉडी वेट टू द ग्राउंड। और जो ये हैंड पीस होता है, ये आर्म पिट से कितने नीचे होता है? ठीक है, 2-3 फिंगर्स स्पेस। ठीक है, तो 2-3 फिंगर्स नीचे होता है, और अगर ये स्पेस ना हो तो किस नर्व की इंजरी हो जाती है? एक्सिलरी नहीं, सॉरी, एक्सिलरी नर्व नहीं आएगी, रेडियल नर्व कंप्रेस होने लग जाएगी, रेडियल नर्व कंप्रेशन होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हैंड पीस से कौन सी नर्व कंप्रेस होती है। एक्सिलरी जो हमारा क्रच है उसका जो हैंड पीस है, अगर वो प्रॉपर तरीके से ना हो और गैप ना हो
ठीक है, 2-3 फिंगर स्पेस ना हो, तो फिर उससे कौन सी नर्व कंप्रेस होगी, वो होगी हमारी रेडियल नर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स क्या हैं? ऑप्शन ए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सी इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, डी इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा? एक्सेप्ट बताना है, तो आंसर यहाँ पे है हमारा अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इन नहीं है, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में क्या होता है, जो भी स्कीम्स आती हैं, ठीक है, मेडिकल जो भी स्कीम आती है, गवर्नमेंट स्कीम आती है, तो वो सबको इक्वल सबको मिलेगा। ठीक है, कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी होती है, अलग अलग गांव के अलग अलग लोग होते हैं, एक कम्युनिटी में वर्क किया जाता है। दूसरा इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, पीएचसी कोऑर्डिनेट करेगा सीएचसी में, और सीएचसी कोऑर्डिनेट करेगा डिस्ट्रिक्ट में, या सीएचसी ब्लॉक में भी कर सकता है। ठीक है, और ब्लॉक से ब्लॉक करेगा डिस्ट्रिक्ट्स में। ये है ना जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके ना कम्युनिटी मेडिसिन के क्वेश्चन हैं, कम्युनिटी मेडिसिन। सो कुछ बच्चे होते हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं मैम ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, ये नहीं आएंगे। आरआरबी में अगर आप सिलेबस चेक करेंगे रेलवे का, तो रेलवे में कम्युनिटी मेडिसिन सिलेबस में है, ईएसआई में भी है, ईएसआई में भी आता है, और कुछ कुछ ये क्वेश्चंस आपको एम्स में भी मिलेंगे। ठीक है, सो ये बीच बीच में क्वेश्चन आने बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी मेडिसिन थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर एक्सेप्ट। ठीक है, क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर एक्सेप्ट। ऑप्शन ए कार्पल टनल सिंड्रोम, बी ट्रिगर फिंगर, सी ड्यूकेरियन साइनोवाइटिस, डी आर्थराइटिस। ठीक है, तो एक्सेप्ट है। क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, हो सकते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ट्रिगर फिंगर हो सकता है, ठीक है, और ड्यूकेरियन साइनोवाइटिस हो सकता है। आर्थराइटिस नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थराइटिस एक क्रॉनिक डिजीज है। आर्थराइटिस भी 2 टाइप्स के हैं, ओए एंड आरए। ठीक है, तो जो देखो क्यूमुलेटिव ट्रॉमा मीन्स क्या है, पहले ये समझो कि क्यूमुलेटिव ट्रॉमा क्या होता है। जब प्रोलॉन्ग एंड रिपीटिटिव माइक्रो ट्रॉमा टू मसल्स, नर्व, लिगामेंट और टेंडन्स कैन कॉज क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर्स। क्यूमुलेटिव जो ट्रॉमा होता है डिसऑर्डर इंक्लूड कार्पल टनल सिंड्रोम, ट्रिगर फिंगर, ड्यूकेरियन साइनोवाइटिस, रिस्ट टेंडोनाइटिस, and epicondylitis, shoulder tendonitis, hand arm vibration syndrome। ठीक है, अगर एग्जामिनर ये ऑप्शन ना देके ये ऑप्शन भी आपको दे सकता है।
तो क्यूमुलेटिव ट्रॉमा क्या होता है? प्रोलोंग, लंबे समय तक रिपीटेटिव ट्रॉमा हो जाए, रिपीटेटिव स्ट्रेस या फिर ट्रॉमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ रिपीटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर। ठीक है, तो रिपीटेटिव जो ट्रॉमा डिसऑर्डर है उसका कारण क्या है, एक कारण बताना है। और ये फॉलोइंग इज ए cause of repetitive trauma disorder. Option A, prolonged exposure to microtrauma. B, immediate exposure to microtrauma. Intermittent exposure to microtrauma. short term exposure to microtrauma. So आंसर अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्यूमुलेटिव जो ट्रोमा है वही क्या है, प्रोलोंग एंड रिपीटेटिव ट्रोमा है। तो जो प्रोलोंग एक्सपोजर से माइक्रो ट्रोमा होता है वही हमारा क्या है, रिपीटेटिव ट्रोमा डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि इस बार रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट कौन रहे हैं। क्या ऑप्शन ए प्रणवा सुबंतो, बी द्रौपदी मुर्मू, सी ओपी धनखड़, डी नरेंद्र मोदी। सो आंसर हेयर इज प्रणवा सुबंतो। सबसे पहले जो अब की बार हमारा जो रिपब्लिक डे मनाया गया वो है 76 हमारा रिपब्लिक डे था। ठीक है, 75 साल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड, प्रणवा सुबंतो क्या है, ये प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के, ये हैं इंडोनेशिया के। ठीक है, तो कहाँ के हैं ये प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के। जो इंडोनेशिया कहाँ पे है, इंडोनेशिया एशियाज कंट्री है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओपी धनखड़ उपराष्ट्रपति। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ इंडिया, और द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और नरेंद्र मोदी जी सबके पता है पीएम है। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अब की बार जो परेड हुई थी उस परेड की थीम क्या थी। ठीक है, परेड की थीम पूछ सकते हैं। तो परेड की थीम थी आपकी विरासत और विकास। पहले एक झांकी आ रही थी विरासत की, और विरासत के बाद एक झांकी आ रही थी विकास की, कि हमारे पास ये विरासत और हमने इतना विकास किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बन सकता है। पहला आपसे ये पूछ सकते हैं कि 76वां रिपब्लिक डे पर हमारे रिपब्लिक डे पर कौन मतलब चीफ गेस्ट था। तो आपको नाम याद कर लेना, प्रणवा सुबंतो जो कि इंडोनेशिया के हैं। थीम हमारी विरासत विकास रही है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जब हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया,
फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, पहला जो रिपब्लिक डे मनाया था उस टाइम पे चीफ गेस्ट कौन था? तो उस टाइम पे भी चीफ गेस्ट हमारे जो प्रणवा सुबंतो हैं, प्रेसिडेंट इंडोनेशिया, यही चीफ गेस्ट थे। ठीक है, प्रणवा सुबियंतो। ठीक है, तो जब पहला रिपब्लिक डे मनाया था तब चीफ गेस्ट प्रणवा सुबंतो थे, और अब की बार भी जो हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं प्रणवा सुबंतो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एंथ्रोपोमेट्रिक। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक, यहाँ पे पोमेट्रिक नहीं है, पोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंथ्रोपोमेट्री क्या होती है। तो आप ये डेफिनेशन दी गई है नीचे ऑप्शन में। ऑप्शन ए, एंथ्रोपोमेट्री इज द क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। बी, ए ग्लोबल comparison of parameters such as life expectancy, child birth and education. C, a process of using scientific knowledge about how humans interact with produce. D, incorporating human needs into the design of surrounding tools and products. So answer here is anthropometry is the quantity measurement of human body. ठीक है, तो ये देखो अब क्वांटिटी मेजरमेंट कैसे होती है ह्यूमन बॉडी की, चलो करते हैं डिस्कस। जो एंथ्रोपोमेट्री इन्वॉल्व द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज़ यूज टू इवेलुएट बोथ अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये क्या इवेलुएट करेगी? इट इज़ यूज टू evaluate both under and over nutrition। देखो आपके ना जो जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, पीपल की, ठीक है, कोई भी पर्सन है उसकी इवैल्यूएशन की जाएगी, उसकी मसल गर्थ चेक की जाएगी, उसका साइज चेक किया जाएगा। ठीक है, और उसका साइज जैसे कि आर्मी में जब जाते हैं तो फिज़िकल जो बच्चे देते हैं तो उनमें ये चेक किया जाता है कि इसकी चेस्ट कितनी है, इतनी होनी चाहिए, लेग लेंथ इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। ठीक है, हैंड इतने होने चाहिए, इस तरीके का कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। जो हम क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं ह्यूमन बॉडी की, उसी को बोलते हैं हम एंथ्रोपोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, द डिसेबिलिटी percentage of body articulation is 75%, 80%, 85% and 90%। तो अब द डिसेबिलिटी, ये भी क्वेश्चन एम्स में आ चुके हैं पहले। ठीक है, तो जो डिसेबिलिटी परसेंटेज ऑफ बॉडी आर्टिकुलेशन इज कितना होगा? तो ये होगा हमारा 75%। द डिसेबिलिटी परसेंटेज ऑफ बॉडी आर्टिकुलेशन इज 75% होती है। क्वेश्चन नंबर 13, इन हैंड कंपोनेंट
For prehension, the disability percentage of cylindrical graft is option A 4%, option B 6%, C 8%, D 10%. So answer here is 6%. ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ प्रीहेंशन की कितनी होती है? अगर यहाँ पे टोटल प्रीहेंशन लिख देते हैं, टोटल, वो होती है 30%। कितनी होती है? 30%। अपोजिशन 8%। ठीक है, जैसे कि अपोजिशन मीन्स ओपोनेंट्स, जो हमारी मूवमेंट होती है उसी की बात कर रहे हैं अपोजिशन। इंडेक्स फिंगर आ जाएगी इसमें। ठीक है, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। तो इनकी 2% हो जाएगी, 2% लिटिल फिंगर। ठीक है, फिर है लेटरल पिंच। इसकी कितनी होगी? 5%। और इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्टेड बाय आस्किंग द पेशेंट टू होल्ड ए की। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? होल्ड ए की, लेटरल पिंच। अब है सिलेंड्रिकल ग्राफ्ट ने ग्रास्प है। सिलेंड्रिकल ये होगा हमारा 6%। ठीक है, लेटरल ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट दोनों ही 3% होंगे। लेटरल ऑब्जेक्ट 4 इंच साइज एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट 1 इंच साइज। अब ये तो सिलेंड्रिकल ग्रेस्प है। अब है स्फेरिकल ग्रेस्प, 6%। लार्ज ऑब्जेक्ट 4 इंच साइज 3%। इसमें भी बिल्कुल सेम सिलेंड्रिकल ग्रेस्प की तरह होगा। ठीक है, हुक ग्रास्प ये होगा 5%। पेशेंट को होल्ड के लिए बोलेंगे क्या? लिफ्ट ए बैग। आस्किंग द पेशेंट टू लिफ्ट ए बैग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। परमानेंट और ट्रांजिटरी साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकली लॉस एंड एबनॉर्मली इज टर्म। ऑप्शन ए फंक्शनल लिमिटेशन, बी डिसेबिलिटी, सी इम्पेयरमेंट, डी पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन। तो देखो, परमानेंट और ट्रांजिटरी, साइकोलॉजिकल भी है और एनाटॉमिकल लॉस भी है। ठीक है, एनाटॉमिकल लॉस स्पीच भी हो सकती है। ठीक है, हियरिंग हो सकती है, फेजिया हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है, आईसाइट वीक हो सकती हैं। ठीक है, और एनाटॉमिकल लॉस कुछ भी हो सकता है और एबनॉर्मेलिटी भी हो। ठीक है, क्या होते हैं? एबनॉर्मेलिटी। तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? क्या फंक्शनल लिमिटेशन? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्या हम डिसेबिलिटी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो क्या पार्टिसिपेशन इम्पेयरमेंट बोलेंगे? यस, इसका आंसर यहाँ पे हमारा इम्पेयरमेंट है।
तो इम्पेयरमेंट एक परमानेंट और ट्रांजिटरी साइकोलॉजिकल एनाटॉमिकल लॉस एंड एबनॉर्मलिटी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, मिसिंग और डिफेक्टिव पार्ट। ठीक है, मिसिंग, इम्पेयरमेंट में क्या होता है, मिसिंग हो या फिर कोई डिफेक्ट पार्ट हो, डिफेक्टिव पार्ट, टिश्यू हो गया या फिर ऑर्गन हो गया, या फिर मैकेनिज्म का यहाँ पे मीन्स क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी सच एज एम्पुटेटेड लिम्ब। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे इन इम्पेयरमेंट तो हमने देख ली। अब करते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी है डिफाइन एज द एग्जिस्टिंग डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग वन और मोर एक्टिविटीज़। ठीक है, डिसेबिलिटी में क्या होगा कि एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म ना करना, जैसे कि अकॉर्डिंग्स विद द सब्जेक्ट एज, सेक्स, नॉर्मेटिव, सोशल रोल आर जनरली एक्सेप्टेड एज एसेंशियल। ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ डेली लिविंग सच एज सेल्फ केयर हो गया, डिसेबिलिटी में क्या हो गया, सेल्फ केयर हो गया, सोशल रिलेशंस हो गए एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो ये हमारी क्या होती है, डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट में कोज फंक्शनल लिमिटेशन। ठीक है, इम्पेयरमेंट कोज कारण हो सकता है फंक्शनल लिमिटेशन विच आर पार्शियल और टोटल एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर मोटर, सेंसरी एंड मेंटल फंक्शंस within the range and manner of which human being is normally capable of, such as impairment में जो ह्यूमन की बॉडी होगी, जो पेशेंट होगा वो क्या है, वॉक भी कर सकता है, लिफ्ट भी कर सकता है, लोड भी उठा सकता है, देख भी सकता है, स्पीकिंग भी कर सकता है, बियरिंग भी कर सकता है, रीडिंग भी कर सकता है, राइटिंग भी कर सकता है, काउंटिंग भी कर सकता है, टेकिंग इंटरेस्ट भी ले सकता है, में कॉन्टेक्ट भी बना सकता है। ठीक है, तो ये है हमारी इम्पेयरमेंट। फंक्शनल लिमिटेशन में लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम डेट में बी परमानेंट और रिवर्सिबल। ठीक है, और पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन आर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये क्या है, प्रॉब्लम्स एंड इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस इन इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आफ्टर वियरिंग बिलो नी प्रोस्थेसिस, आफ्टर वियरिंग बिलो नी प्रोस्थेसिस, जो बिलो नी प्रोस्थेसिस हैं उसको पहनने के बाद ड्यूरिंग लेट स्टांस फेज डिले नी फ्लेक्शन अकर्स ड्यू टू। ठीक है, तो किसके कारण होता है डिले नी फ्लेक्शन, ए शॉकेट टू फार पोस्टीरियर, बी स्पास्टिसिटी इन फ्लेक्सर, डी इनसफिशिएंटली डोर्सी फ्लेक्शन एंड डी हाई शू हील। सो ओबेसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नी फ्लेक्शन तो फ्लेक्सर मसल कराएगी, और जब फ्लेक्सर मसल में कोई कमी होगी तभी हमारा स्टांस फेज डिले होगा। तो यहाँ पे आंसर है हमारा स्पास्टिसिटी इन फ्लेक्सर मसल्स। सो स्पास्टिसिटी इन फ्लेक्सर विल कोज, जो फ्लेक्सर मसल हैं ये क्या कोज करेंगी, नी फ्लेक्शन। ठीक है, हाई शू हील विल लीड टू नी फ्लेक्शन, जो हाई शू हील होते हैं ये लीड करेगा नी फ्लेक्शन। इनसफिशिएंट डोर्सिफ्लेक्शन विल कोज अर्ली नी फ्लेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 16 है ए प्लेटफॉर्म फोर आर्म। ये क्वेश्चन एम्स में भी आ चुका है। ठीक है, तो ए प्लेटफॉर्म फोर आर्म वुड बी बेनिफिशियल इन ए, ये जब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल का, फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल दोनों का एग्ज़ाम कंबाइन हुआ था, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था। तो ये एक क्या है, स्प्लिंट है। ए प्लेटफॉर्म फोर आर्म स्प्लिंट वुड बी बेनिफिशियल इन ए पेशेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्शन ए सेरिब्रल पाल्सी, बी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सी पार्किंसन डिजीज, डी आर्थराइटिस। ठीक है, सो आंसर हेयर इज आर्थराइटिस। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर हमारा, आर्थराइटिस। दिस स्प्लिंट हेल्पफुल फॉर वीक हैंड ग्रिप। ठीक है, तो जो ये स्प्लिंट है ये किस में हेल्प करता है, जिसकी हैंड ग्रिप वीक होती हैं या फिर डिफॉर्मिटी हो हैंड या रिस्ट की। तो आर्थराइटिस में क्या होता है, जो ओए में और आरए में, ठीक है, ओए में हर्बंडन नोट्स बनते हैं, और आरए में क्या होते हैं, अल्नर ड्रिफ्ट, बोटनियर डिफॉर्मिटी, अल्नर ड्रिफ्ट, बोटनियर डिफॉर्मिटी और स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है। तो ये कहाँ होती है, ये हर्बंडन जो नोड्स हैं ये भी हैंड में होते हैं, हैंड और फुट। और अल्नर ड्रिफ्ट, अल्ना का रेडियल साइड मूव हो जाना। ठीक है, रेडियल की साइड जो हैंड है वो रेडियल साइड मूव हो जाता है, अल्नर ड्रिफ्ट हो जाता है। बोटनियर डिफॉर्मिटी में जो हमारे फेलेंजिस हैं, फेलेंजिस की डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो उसमें हम कौन सा स्प्लिंट यूज़ करते हैं, उसमें करते हैं हम प्लेटफॉर्म फोर आर्म स्प्लिंट वुड बी बेनिफिशियल इन ए पेशेंट। ठीक है, सो ये आज के आपके 16 क्वेश्चन हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।